एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। जीजा शटल्ली का मकान 3 कमरों पर मुश्तमिल था। 2 कमरे एक तरफ थे और एक तरफ। तीनों कमरों के सामने बरामदा था। सहन भी खासा बड़ा था। एक तरफ पानी का ड्रम पड़ा हुआ था जिसके करीब एक बाल्टी और एक लोटा भी रखा हुआ था। उसके आगे बैतुल खला था जिसके सामने टाट का पर्दा पड़ा हुआ था। जीजा शटल्ली उन्हें एक कमरे में ले गया जहां फर्श पर नीले रंग की दरी बिछी हुई थी। रैगजीन का एक बगैर हत्थे वाला पुराना सा सोफा सेट था और प्लास्टिक तार की बनी हुई 6-7 कुर्सियां रखी हुई थी। ये सोफा सेट और कुर्सियां गालिबन किसी बार्गेनिंग सेंटर से खरीदी गई थी। जीजा शटल्ली बोला, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है उस्ताद नौलखे। तुम तो। वो कहते कहते खामोश हो गया और फिर हैरत ज़दा नजरों से शारिक के हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल की तरफ देखने लगा जो उसने मलिक हफीज के पहलू से लगा रखा था। फिर वो मलिक हफीज की तरफ देखने लगा, फिर नौलखे की तरफ देखते हुए बोला, उस्ताद नौलखे, ये कौन लोग हैं और ये पिस्तौल? नौलखे ने शारिक की तरफ इशारा किया, बोला, ये मेरा सज्जन है, बल्कि मेरा उस्ताद है शारिक बाऊ, और ये पुलिस का बंदा है। यहाँ आते ही इसने हमें शिकार करने की कोशिश की थी मगर खुद ही शिकार हो गया। जीजा शटल्ली हैरत से बोला, शारिक बाऊ? बड़ा नाम सुना है उस्ताद शारिक बाऊ तुम्हारा। आज तुम्हारे दर्शन भी हो गए। मगर उस्ताद नौलखे, तुम इतने अरसे कहाँ गायब थे और ये सारा किस्सा क्या है? ये बीबियां कौन हैं? नौलखे ने कहा, सारी कहानी तुम्हें बाद में सुनाऊंगा, पहले किसी रस्सी का बंदोबस्त करो। जीजा बोला, अभी लाता हूँ उस्ताद। सब इंस्पेक्टर मलिक हफीज ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग बहुत पछताओगे। आज तक कोई मुजरिम कानून की गिरफ्त से बच नहीं सका। अगर तुम अब तक बचे रहे हो तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि कानून तुम्हारे मामले में बेबस हो गया है। एक ना एक दिन तो। शारिक ने उसकी बात काट दी, बोला, फिलहाल तो तुम बेबस हो, लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखता। बस जरा तुम्हें अपना मेहमान बनाकर रखना चाहता हूँ। मलिक हफीज कुछ कहना चाहता था लेकिन जीजा शटल्ली 2-3 रस्सियां लेकर कमरे में दाखिल हुआ। शारिक ने मलिक हफीज को धक्का देकर कमरे के वस्त में पहुंचा दिया। नौलखे ने उसके हाथ पुश्त पर बांध दिए और उसकी टांग पर घुटने के पिछले हिस्से पर हल्की सी ठोकर मारी। मलिक हफीज लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। नौलखा उसकी टांगों पर बैठ गया और जीजे को इशारा किया। जीजे शटल्ली ने बड़ी फुर्ती से उसके दोनों पैर बांध दिए। नौलखे ने कहा, इसके मुंह में भी कपड़ा ठूंस दो और इसे दूसरे कमरे में डाल दो। जरा जल्दी करो, तुमसे कुछ बात करनी है। जीजे शटल्ली ने कमीज की जेब से मैला सा रुमाल निकालकर मलिक हफीज के मुंह में ठूंस दिया और झुककर उसे उठाने लगा। जीजा दुबला पतला सा आदमी था और मलिक हफीज हट्टा कट्टा था, लेकिन जीजे ने बड़े आराम से उठाकर कंधे पर लादा और कमरे से निकल गया। उसे वापस आने में 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। वो नौलखे से बोला, अब बताओ उस्ताद, क्या बात है? पर तुम लोग खड़े क्यों हो, बैठते क्यों नहीं? इसे अपना ही घर समझो। नौलखे ने कहा, तुम्हारी बीवी और बेटा कहाँ हैं? क्या उन्हें पता नहीं चला कि घर में मेहमान आए हुए हैं? जीजे ने कहा, तुम्हारी भरजाई तो 2 महीने पहले फौत हो गई। गर्दन तोड़ बुखार हुआ था, 3 दिन में बेचारी खत्म हो गई। उसका लहजा रोने वाला था। नौलखे ने अफसुर्दा लहजे में कहा, बड़ा अफसोस हुआ यार। फिर जीजे को गले से लगा लिया और उसका कंधा थपथपाने लगा। हमदर्दी पाकर जीजे की आंखों से आंसू निकल आए और वो सिसकियां भरने लगा। नौलखे ने उसे दिलासा दिया, सब्र कर, सबको एक दिन रब के पास जाना ही होता है। ये जिंदगी तो सोनी जात की अमानत है। बस कर, सब्र कर। जीजे ने अपने आंसू पोंछ लिए। नौलखे ने उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया और खुद भी सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। शारिक भी उससे ताज़ियत करने लगा। जीजा शटल्ली की बीवी का इंतकाल सिर्फ 2 महीने पहले हुआ था। जख्म ताज़ा था। हमदर्दी के 2 बोल पाकर उसके जज्बात बेकाबू हो गए। वो काफी देर तक सिसकियां भरता रहा और जब उसकी कैफियत संभली तो नौलखे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? क्या नाम था उसका? ओ हाँ, याद आया, अनवर। जीजे ने कहा, नौलखे उस्ताद, किस्मत जब मुंह मोड़ती है ना तो मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। अनवर अपनी माँ की मौत से 1 हफ्ता पहले कोयटा गया था। वहाँ किसी आदमी से उसका झगड़ा हुआ। वो आदमी उसके हाथों मारा गया। अनवर को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मुझे उसकी गिरफ्तारी की इत्तला उस दिन मिली जिस दिन उसकी माँ ने दम तोड़ा। मैं सुरैया को कब्रिस्तान में उतारने के दूसरे ही दिन कोयटा चला गया। वहाँ बड़ी मुश्किल से अनवर से मुलाकात हुई। उसने बताया कि वो होटल में बैठा चाय पी रहा था कि 2 आदमी उसकी मेज पर आकर बैठ गए। दोनों शक्लों से ही बदमाश लगते थे। वो अनवर को परेशान करने लगे
अनवर को तुम जानते हो, उसे बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो भी उनके सामने तन गया। बात बढ़ गई। एक बदमाश ने चाकू निकाल लिया। अनवर ने चाकू छीनकर उसे सीने पर वार कर दिया। वो बदमाश वहीं तड़प तड़प कर मर गया। अनवर ने भागने की कोशिश नहीं की। उसे ख्याल था कि वहां बैठे लोग उसके हक में गवाही देंगे कि पहल उस बदमाश ने की थी। लेकिन जब पुलिस आई तो होटल में मौजूद कई लोगों ने अनवर को ही कसूरवार ठहराया। पुलिस ने उसे कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। मैं उस थानेदार से भी मिला था जिसने अनवर को गिरफ्तार किया था, लेकिन उसका कहना है कि अनवर नहीं बच सकेगा। उसके खिलाफ न सिर्फ ऐनी शाहिद मौजूद हैं, बल्कि आला कत्ल पर उसकी उंगलियों के निशान भी हैं। पुलिस ने चालान अदालत में पेश कर दिया है। अगले महीने की 3 तारीख को पेशी है। नौलखा बोला, तुम पर तो वाकई मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। किसी वकील से बात की है तुमने? जीजा बोला, एक वकील से बात की थी। वो केस लेने को तैयार तो है, लेकिन वो भी यही कहता है कि अनवर के बचने का इम्कान नहीं है। इसके अलावा उसने मुकदमा लड़ने के लिए 2 लाख रुपए तलब किए थे। मेरे पास 2 लाख तो क्या 2000 भी नहीं है। नौलखे ने कहा, अच्छा, सोचते हैं इस मामले में हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। रुपए पैसे की तुम फिक्र मत करो, जितना पैसा खर्च होगा हम देंगे। जीजा आंसू पोंछते हुए बोला, खुदा तुम्हारा भला करे उस्ताद। तुम जानते हो मेरा एक ही बेटा है, वही मेरा सहारा है। अगर वो फांसी चढ़ गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। नौलखे ने उसे तसल्ली दी, तुम फिक्र ही न करो यार, हम तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। जीजे ने कहा, रब करे मेरा पुत्र बरी हो जाए। फिर बोला, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ नौलखे उस्ताद, तुम लोगों से रोटी शोटी का तो पूछा ही नहीं। भूख लग रही होगी तुम लोगों को। नौलखे ने कहा, रहने दे यार, तेरी बातें सुनकर तो हमारी भूख उड़ गई है, छोड़। जीजा बोला, नहीं उस्ताद, रोटी के बगैर भी भला कोई जिंदा रह सकता है। इस जैनू का तंदूर अभी खुला होगा, मैं रोटियां लेकर आता हूँ। नौलखा बोला, अच्छा तो फिर ऐसा कर, इस जैनू के तंदूर से रोटियां लाने की बजाय नान, तिक्के और कबाब ले आ। उस्ताद काले के यहाँ से लेकर आना। एक मरतबा उसके तिक्के कबाब खाए थे, आज तक मजा नहीं भूला। ये ले पैसे। जीजा बोला, तुम तो शर्मिंदा करते हो उस्ताद, पैसे हैं मेरे पास। नौलखे ने उसे पैसे थमाते हुए कहा, अच्छा ये भी रख ले, जल्दी वापस आना। जीजा पैसे लेकर चला गया। इसी दौरान शारिक और शापरी वगैरह खामोशी से उसकी बातें सुनते रहे। समीना ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ये जीजा टल्ली तो वाकई बड़ा दुखी इंसान है, पर यह है क्या चीज? नौलखे ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, इसका भी एक वक्त था। किसी जमाने में पूरे झंग में इसके नाम का टैका था, अब तो बेचारा खत्म हो गया है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर जीजा टल्ली के बारे में बताने लगा। जीजा टल्ली का असल नाम अब्दुल अजीज था। 20 साल पहले उसके बाप की मंडी में आड़त की दुकान थी। उस वक्त अब्दुल अजीज की उम्र 20-22 साल होगी। वो भी अपने बाप के कारोबार में उसका हाथ बटाता था। 8 जमात पड़ा हुआ था, दुकान का हिसाब किताब समझ लेता था। उन्हीं दिनों दुकान की मिल्कियत पर उसके बाप का किसी से झगड़ा चल रहा था। एक रोज अब्दुल अजीज किसी काम से लाहौर गया हुआ था। शाम को जब वापस आया तो ये सनसनीखेज खबर उसकी मुंतजिर थी कि उसके बाप के दुश्मन ने अपने गुंडों के जरिए उसके बाप पर कातिलाना हमला करवा दिया। उसका बाप शदीद जख्मी हुआ। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। गुंडों ने दुकान को भी आग लगा दी, जिससे दुकान में रखा हुआ तमाम सामान जल गया। दुकान खंडर बन गई। साथ की 2-3 दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। लोगों के बयान के मुताबिक हमलावरों ने चेहरों पर ढाटे बांध रखे थे। किसी को शनाख्त नहीं किया जा सकता था, लेकिन मंडी के पास लोगों को यकीन था कि ये हमला अब्दुल अजीज के बाप के दुश्मन गुलाम रसूल नहीं करवाया था। गुलाम रसूल 10 नंबरी बदमाश था। वो हिस्ट्री शीटर था और थाने में उसकी हाजिरी होती रहती थी। पुलिस वालों से उसके ताल्लुकात ठीक ठाक थे। अब्दुल अजीज ने अगरचे रिपोर्ट में गुलाम रसूल का नाम लिखवाया था, लेकिन पुलिस ने गुलाम रसूल के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई न की थी। उसके बरक्स गुलाम रसूल ने अब्दुल अजीज को धमकाना शुरू कर दिया कि वो रिपोर्ट से उसका नाम वापस ले। इसी दौरान अस्पताल में अब्दुल अजीज के वालिद का इंतकाल हो गया। अब्दुल अजीज बार बार पुलिस से राब्ता कर रहा था, लेकिन पुलिस गुलाम रसूल के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी। उनका मौक़िफ़ ये था कि जब तक ठोस सबूत न हो वो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। गुलाम रसूल ने अब्दुल अजीज को धमकाने का सिलसिला जारी रखा। अब्दुल अजीज एक शरीफ आदमी था। वो तसादुम से बचने की कोशिश करता रहा। उसने शहर के बाज़ मुअज़्ज़िज़ और मोतबर लोगों तक रसाई हासिल करके अपनी बात उन तक पहुंचाई, लेकिन मसला हल न हुआ। बिलाखिर तंगामद बजंगामद के मिस्ताक अब्दुल अजीज ने भी शराफत का दामन छोड़ दिया और उसने भी वो रास्ता इख्तियार कर लिया जिससे वो बचना चाहता था। उसने पहले गुलाम रसूल के बाज़ गुंडों की पिटाई की, फिर गुलाम रसूल तक भी पहुंच गया। ये तो तयशुदा बात है कि जब कोई शरीफ आदमी हालात से तंग आकर बगावत पर उतरता है तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब्दुल अजीज भी बेकाबू हो गया। गुलाम रसूल जैसे गुंडों के अलावा पुलिस से भी उसकी आंख मचोली शुरू हो गई। अब्दुल अजीज को भी कुछ हिमायती मिल गए जो अपने अपने इलाकों के छटे हुए बदमाश थे। अब्दुल अजीज को अब ताकत मिल गई थी। वो खुलकर सामने आ गया था। गुलाम रसूल और उसके गुर्गों से आए दिन तसादुम होता रहता था, जिसमें आमतौर पर पिटाई गुलाम रसूल के आदमियों ही की होती। गुलाम रसूल के 2-3 आदमी उसे छोड़कर अब्दुल अजीज के साथ मिल चुके थे।
गुलाम रसूल चरस और हेरोइन वगैरह का अड्डा भी चलाता था। अब्दुल अजीज के आदमियों ने मशवरा दिया कि गुलाम रसूल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए वो भी मनशियात फरोशी का धंधा शुरू कर दे। अब्दुल अजीज पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन पैसे की जरूरत से तो वो इनकार नहीं कर सकता था। वो अच्छी तरह जानता था कि हेरोइन के कारोबार में बहुत पैसा है। शराफत का दामन उसने छोड़ दिया था। अब उसे इस बात से कोई गरज नहीं थी कि हेरोइन के असरात कितने तबाहकुन होते हैं। उसने भी ये धंधा शुरू कर दिया। हेरोइन खरीदने के लिए वो फैसलाबाद जाया करता था। पहले वो किसी और से हेरोइन खरीदता था, फिर फैसलाबाद में उसकी मुलाकात मुझसे हुई और फिर मुझसे ऐसी दोस्ती हुई कि एक दूसरे के साथ जीने मरने के साथी बन गए। उन्हीं दिनों अब्दुल अजीज का सामना सुरैया से हो गया। सुरैया बेवा औरत थी और उम्र में अब्दुल अजीज से 2-3 साल बड़ी थी। वो तंदूर चलाती थी। यह तंदूर ही उसका वसीला रोजगार था। इलाके के गरीब लोग खाना खाने के लिए उसी के तंदूर पर आते थे। उसने तंदूर के साथ सरकंडों का एक साइबान सा बना रखा था, जिसके नीचे बैठने के लिए चटाइयां बिछी हुई थी। सुरैया खूबसूरत औरत थी, जवानी में ही बेवा हो गई थी। कुछ ओबाश किस्म के लोग उसे सताया भी करते थे। एक दो ने तो उसे पटाने की भी कोशिश की थी, मगर उसके हाथों खुद पिट गए थे। एक रोज अब्दुल अजीज अपने 2 आदमियों के साथ उस तरफ आ निकला। उस वक्त तंदूर के साथ साइबान के नीचे 5-6 मजदूर किस्म के आदमी रोटी खा रहे थे और 2 गुंडे किस्म के नौजवान सुरैया को परेशान कर रहे थे। अब्दुल अजीज करीब से गुजरते हुए वहां रुक गया। उसने पहले तो शराफत से उन नौजवानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ओबाश नौजवान उस पर चढ़ दौड़े। उन्हें मालूम नहीं था कि ये जीजा शटल्ली है। अब्दुल अजीज और उसके आदमियों ने उन दोनों ओबाश नौजवानों की धुलाई कर दी। जीजा ने पहली बार सुरैया को देखा था और पहली ही नजर में दिल हार बैठा। वो उसके बाद भी सुरैया के तंदूर पर आता रहा। उनकी बातचीत में किसी कदर बेतकल्लुफी का रंग आ गया और फिर एक रोज उसने सुरैया को शादी की पेशकश कर दी। सुरैया का आगे पीछे कोई नहीं था। 1 साल पहले शौहर के इंतकाल के बाद तो वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। 1 साल में उसे अंदाजा हो गया था कि अकेली औरत के लिए जिंदगी गुजारना कितना कठिन है, और औरत उसकी तरह जवान और हसीन हो तो जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है। उसके सामने अभी पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी थी। यूं तो हर शख्स ने उसे सहारा देने की पेशकश की थी, लेकिन सुरैया ने उनकी नजरों में मचलती हुई हवस को महसूस कर लिया था। वो ऐसे लोगों से बचती रही थी। जीजा शटल्ली एक मुख्तलिफ अंदाज में उसके सामने आया था। उसने जीजे के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। वो नामी गरामी गुंडा था, लेकिन उसमें शराफत थी। वो तकरीबन 3 महीनों से उसके तंदूर पर आता रहा था, लेकिन इस दौरान उसने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिसे गैर अखलाकी कहा जा सकता। बहुत सोचने समझने के बाद सुरैया ने अब्दुल अजीज की पेशकश कबूल कर ली। शादी के बाद अब्दुल अजीज सुरैया को अपने घर ले आया। तंदूर और उससे मुल्हिक जगह बेच दी गई। अब्दुल अजीज इस शादी पर बहुत खुश था। सुरैया एक वफादार और मोहब्बत करने वाली बीवी साबित हुई। शुरू में वो कोशिश करती रही कि जीजा मनशियात का धंधा और गुंडागर्दी छोड़ दे। अब्दुल अजीज भी ये सब कुछ छोड़ना चाहता था, लेकिन वो इस जाल में इस तरह फंस चुका था कि कोशिश के बावजूद निकल नहीं सकता था। सुरैया से शादी के 1 साल के बाद उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उसने सारे धंधे छोड़ दिए। वो चंद रोज ही सुकून से गुजार सका, लेकिन पुलिस ने उसे आराम से न बैठने दिया और आखिरकार उसे दोबारा इस दलदल में उतरना पड़ा। गुलाम रसूल जीजा शटल्ली का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन वो शहर के सिर्फ एक इलाके तक महदूद होकर रह गया। वहां भी उसके आदमी इलाके के लोगों से पिटते रहते थे। गुलाम रसूल का दबदबा खत्म हो चुका था। उसकी दहशत खत्म हो चुकी थी। पहले लोग उसके नाम से ही कांपते थे, अब उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने लगे थे। और फिर एक रोज जीजा शटल्ली और गुलाम रसूल में जोरदार मारका हुआ। उस रोज गुलाम रसूल को न सिर्फ उस इलाके से बल्कि शहर से ही भागना पड़ा। वो रातों रात शहर छोड़कर चला गया। अब पूरे शहर पर जीजे शटल्ली का राज था। शहर में गर्चे और भी छोटे मोटे गुंडे मौजूद थे, लेकिन वो सब जीजे के नीचे थे। जीजा उनसे इलाके का भत्ता लेता और वो लोग उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते थे। जीजा अपने बेटे अनवर को पढ़ाना चाहता था। उसने अनवर को मैट्रिक तो करवा दिया, लेकिन वो उससे आगे पढ़ने को तैयार नहीं था। जीजे ने उसे अपने काम धंधे से दूर ही रखा था। उसे शहर के बारौनक इलाके में एक छोटा सा जनरल स्टोर खोल दिया था। जीजा अपने बेटे की तरफ से मुतमईन था, लेकिन उसका ये इत्मीनान उसे ले डूबा। बहुत अरसे के बाद उस पर यह इंकिशाफ हुआ था कि वो जो जहर दूसरों में बांट रहा था, उसका अपना बेटा भी उसका शिकार हो चुका है। जीजा अब पछता रहा था कि उसने अपने बेटे पर निगाह क्यों न रखी। वो उसे दुकान पर बिठाकर मुतमईन क्यों हो गया। जीजे के लिए ये इंकिशाफ बिजली बनकर गिरा कि उसका बेटा अनवर हेरोइन का आदी हो चुका है और उसकी दुकान भी वीरान हो चुकी है। उसे अपनी दुनिया अंधेर होती लगने लगी। उसे पहली मर्तबा पता चला कि जिन लोगों के बच्चे हेरोइन जैसी मूजी लानत में फंस जाते हैं, उनका क्या हाल होता है। वो अब तक दूसरों की रगों में ये जहर घोलता रहा था और उसे कभी परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन जब अपना जवान बेटा इस लानत का शिकार हुआ तो उसे एहसास हुआ
कि दौलत के लालच में वो क्या कुछ करता रहा है। जीजे ने मनशियात का धंधा छोड़ दिया और बेटे को इलाज के लिए लाहौर ले गया। 6 महीने के इलाज से उसका बेटा तंदुरुस्त हो गया। वो उसे दोबारा झंग ले आया। उसने अपने मनशियात फरोशी के तमाम अड्डे बंद कर दिए, दुकान को असर नौ सेट किया और खुद भी बेटे के साथ दुकान पर बैठ गया। अब्दुल अजीज की इस काया पलट पर लोगों को बड़ी हैरत हुई। उसने ऐसे तमाम लोगों से कता ताल्लुक कर लिया जिनका इस धंधे से कोई ताल्लुक हो सकता था। इस काले धंधे की वजह से जीजा शटल्ली के पुलिस वालों से भी गहरे ताल्लुकात थे। उसने पुलिस से भी अगरचे कता ताल्लुक कर लिया था, लेकिन पुलिस उससे कता ताल्लुक करने को तैयार नहीं थी। सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी पुलिस के हाथ से निकल रही थी और वो अपना नुकसान कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। कानून के इन मुहाफिजों की तरफ से जीजे शटल्ली पर दबाव बढ़ने लगा कि वो अपना धंधा दोबारा शुरू कर दे, लेकिन जीजा इसके लिए तैयार नहीं था, जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ा। उसे मुख्तलिफ इल्जामात में बार बार पकड़ लिया जाता, थाने में उस पर सख्ती की जाती, मारपीट होती, मगर वो किसी तरह भी दोबारा ये धंधा इख्तियार करने को तैयार नहीं था। पुलिस ने दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। उसके बेटे को भी बार बार पकड़कर थाने में बंद किया जाने लगा। दुकान उजड़ गई, मगर जीजे शटल्ली ने पुलिस की बात न मानी। इस दौरान मुझसे भी उसकी मुलाकात हुई थी। मैंने भी उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माना। मेरे लिए उसके दिल में बहुत एहतराम था। वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था, मगर उसने मेरी भी बात नहीं मानी। इस दौरान मैं शारिक से वाबस्ता होकर लाहौर चला गया और आज तवील अरसे के बाद जीजे शटल्ली से मेरी मुलाकात हुई है। जीजा शटल्ली बहुत बदला हुआ था। वो बरसों का मरीज लग रहा था। उसने अपनी जो कहानी सुनाई थी वो वाकई अफसोसनाक थी। शारिक ने नौलखे से पूरी दास्तान सुनने के बाद कहा, इसका मतलब है कि वो इरादे का पक्का है और काबिल एतमाद है। नौलखा बोला, हाँ, हर लिहाज से काबिल एतमाद है। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि जीजा शटल्ली खाना लेकर आ गया। उसने दरी पर ही दस्तरखान बिछा दिया और वो लोग जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे, शारिक को जैसे कुछ याद आ गया। उसने हाथ रोक लिया। समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोली, क्या हुआ? शारिक बोला, खुदा का एक बंदा दूसरे कमरे में भी है, उसे भी खाना खिलाना है। जीजा बोला, उसे मैं खिला देता हूँ, मैं सबके लिए लेकर आया हूँ, रोटियां कम नहीं पड़ेंगी। उसने एक प्लेट में कुछ तिक्के कबाब रखे और दूसरी प्लेट में 2 रोटियां रख कर दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद शारिक भी अपनी प्लेट लेकर उस कमरे में आ गया। जीजा शटल्ली मलिक हफीज के सामने बैठा हुआ था। हफीज के मुंह से कपड़ा निकाल दिया गया था, लेकिन वो खाना नहीं खा रहा था। जीजे ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा, ये रोटी नहीं खा रहा शारिक भाऊ। शारिक उसके सामने बैठते हुए बोला, मलिक साहब, अपने पेट से दुश्मनी करोगे तो नुकसान में रहोगे। पता नहीं तुम्हें कब तक यहाँ रहना पड़ेगा। बेहतर है कि खाना खा लो। भूखे रहोगे तो सोचने समझने की सलाहियत भी मफकूद हो जाएगी। मलिक हफीज ने उसे घूरा। बोला, तुम लोग क्या चाहते हो? शारिक बोला, हम 1-2 दिन यहाँ रहना चाहते हैं सुकून से, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ आते ही तुमने हमें देख लिया, और ये हमारी खुशकिस्मती भी है कि तुम हमारे काबू में आ गए। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन जब तक हम यहाँ रहेंगे तुम हमारी तहवील में रहोगे। जब हम यहाँ से जाएंगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। इस दौरान तुम भूखे तो नहीं रह सकते, इसलिए खाना खा लो। बात मलिक हफीज की समझ में आ गई। वो शारिक की तरफ देखते हुए बोला, मेरे हाथ पैर खोल दो, मैं अपने हाथ से खाना खाऊंगा, उसके बाद बेशक मुझे दोबारा बांध देना। शारिक बोला, ठीक है। फिर जीजे को इशारा किया, खोल दो इसे। जीजे शटल्ली ने मलिक हफीज के हाथ पैर खोल दिए। वो कुछ देर तक अपनी कलाइयां और टखने सहलाता रहा और फिर खामोशी से खाना खाने लगा। शारिक उससे 3-4 फुट के फासले पर सामने बैठा हुआ था। उसे शुबा था कि खाने के दौरान मलिक हफीज कोई हरकत करने की कोशिश करेगा, इसलिए वो खासा मोहतात था। शारिक ने कहा, जीजे पानी लेकर आओ, मेरे लिए भी और मलिक साहब के लिए भी। जीजा कमरे से बाहर चला गया। चंद मिनट के बाद उसने एक जग और ग्लास लाकर वहां रख दिया। शारिक बोला, जाओ तुम भी खाना खा लो, मैं यहाँ बैठा हूँ। जीजा कमरे से चला गया। शारिक भी मलिक हफीज के सामने बैठा खाना खा रहा था। उसने पानी पीकर ग्लास में दोबारा पानी भर दिया। मलिक हफीज ने रोटी का निवाला मुंह में रखने के बाद पानी का ग्लास उठाया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे निवाला निगलने के बाद पानी पीने का इरादा हो। उसके साथ ही वो कनखियों से शारिक की तरफ देख रहा था। शारिक भी निवाला चबा रहा था। उसने निवाला हलक से उतारने के बाद रोटी से दूसरा निवाला तोड़ने के लिए जैसे ही नजरें झुकाकर प्लेट की तरफ देखा, मलिक हफीज ने ग्लास का पानी उसके मुंह पर उछाल दिया। ग्लास का पूरा पानी शारिक के मुंह पर पड़ा। रोटी का निवाला उसके हाथ से छूट गया। उसका हाथ बेइख्तियार अपने चेहरे पर पहुंचा। उसी लम्हे मलिक हफीज ने कबाब वाली प्लेट उठाकर उसके मुंह पर दे मारी। प्लेट का किनारा शारिक की रुखसार की हड्डी पर लगा। शारिक कर्राह उठा। मलिक हफीज एक झटके से उठ खड़ा हुआ। पहले उसने दरवाजे की तरफ देखा। शायद वो दरवाजे के रास्ते फरार होना चाहता था, लेकिन फिर इरादा बदल दिया और खिड़की की तरफ छलांग लगा दी। खिड़की पिछली गली की तरफ खुलती थी। उसका ऊपर वाला सिर्फ एक शीशा सलामत था, बाकी फ्रेम में शीशों की जगह गत्ते लगे हुए थे। खिड़की की चिटखनी भी लगी हुई थी।
मलिक हफीज बड़ी उजलत का मुजाहरा करते हुए चिटखनी खोलने लगा। शारिक को रुखसार की हड्डी पर अगरचे प्लेट के किनारे से जोरदार चोट लगी थी, लेकिन वो फौरन ही संभल गया। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। मलिक हफीज इस दौरान चिटखनी गिराकर खिड़की खोल चुका था और चौखट पर चढ़ रहा था। शारिक अपनी जगह पर खड़े खड़े पूरी कुव्वत से उछला और हवा में उड़ता हुआ खिड़की के करीब पहुंच गया। मलिक हफीज दोनों हथेलियां खिड़की की चौखट पर जमाए अपने आप को ऊपर उठा चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो अपना पैर चौखट पर रखता, शारिक ने उसे गिरफ्त में ले लिया और दोनों टांगों से पकड़कर पीछे की तरफ जोरदार झटका दिया। झटका लगने से चौखट से मलिक हफीज के हाथ छूट गए। वो मुंह के बल जमीन पर अंदर की तरफ गिरा। उसकी दोनों टांगें शारिक की गिरफ्त में थीं। अगर वो दोनों हाथ जमीन पर न टिका लेता तो उसका चेहरा फर्श पर लगता। शारिक ने उसे घसीट कर पीछे की तरफ खींच लिया। मलिक हफीज ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। शारिक ने उसकी टांगें छोड़ दी और उसकी पुश्त पर सवार होकर एक हाथ से उसका मुंह दबा दिया। शोर की आवाज सुनकर नौलखा और जीजा भी दौड़ते हुए उसी कमरे में पहुंच गए। यहाँ की सूरत हाल देखकर वो चौंके बगैर न रह सके। शारिक चीखा, खिड़की बंद कर दो जीजे। जीजे ने जल्दी से आगे बढ़कर खिड़की बंद की। शारिक ने अभी तक मलिक हफीज का मुंह दबा रखा था। नौलखे ने आगे बढ़कर उस पर घूंसों की बारिश कर दी। शारिक ने कहा, नहीं नौलखे, इसे मारो नहीं। फिर मलिक हफीज से बोला, मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ। अब अगर तुमने मुंह से आवाज निकाली तो मैं नौलखे को रोक नहीं सकूंगा। उसने मलिक हफीज के मुंह से हाथ हटा लिया और कमीज के कॉलर से पकड़कर उसे एक झटके से उठा दिया। वो मलिक हफीज की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दूंगा। फरार की कोशिश करना तुम्हारा हक है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो यही करता, लेकिन अब तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, समझे? मलिक हफीज ने गुर्राते हुए कहा, तुम लोग बचकर नहीं जा सकोगे। शारिक ने कहा, यह जुमला मैं कई बार सुन चुका हूँ। मैं तुम्हारे साथ कोई सख्ती नहीं करना चाहता, लेकिन तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब तुम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो। नौलखे, इसे बांध कर डाल दो, खाना देने की भी जरूरत नहीं है। जीजे और नौलखे ने फौरन ही हफीज मलिक को दबोच लिया और उसके हाथ पैर बांध कर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। शारिक ने जीजे से कहा, मेरा ख्याल है ये कमरा इसके लिए ठीक नहीं है। क्या कोई और कमरा ऐसा है जहां इसे रखा जाए और हम रात को सुकून से सो सकें? जीजा बोला, मैं इसे दूसरे कमरे में फेंक देता हूँ शारिक बाबू, वहां कोई खिड़की भी नहीं है। शारिक बोला, बिल्कुल ठीक है, इसे उठाकर उसी कमरे में डाल दो। जीजे और नौलखे ने हफीज मलिक को उठा लिया। शारिक भी उनके साथ कमरे से निकल आया। थोड़ी देर के बाद वो जीजे और नौलखे के साथ वापस अपने कमरे में खाना खा रहा था।